हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी भाटिया। और अब मैं वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए और साथ ही साथ जो मास कम्युनिकेशन करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं या फिर जो स्ट्रगलिंग एरिया में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसी के साथ साथ वीडियो की शुरुआत करूँगी, उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन दे दूँ इस चैनल को लेकर, क्योंकि मैंने इस चैनल को अब पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जिसमें मैं पहले सोशल से रिलेटेड चीज़ें डाल रही थी, जिसमें उसमें मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्रीज डाली हैं। आप पहले भी मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब मैंने इस चैनल का थीम ही चेंज कर दिया है। अब इस चैनल में आपको मल्टीपल चीज़ें दिखने वाली है, इसीलिए मैंने ये सोचा है। इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ साथ कमेंट्स भी अपने करते रहें, जिससे कि मुझे आइडिया लगता रहे कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। तो इसके साथ ही अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंकर और मास कम्युनिकेशन के स्कोप क्या कुछ है, इसके अलावा 10 तरह के सवाल जो आपके अंदर उठ रहे हैं, उस सबका जवाब मैं देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। एंकर बनने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको टीवी पर बड़ी तरह से अंजना ओम कश्यप बनना है, रवीश कुमार बनना है या फिर रजत शर्मा बनना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत और धूप में तपना पड़ता है। धूप में तपने का मतलब कि आपको रिपोर्टिंग और फील्ड वर्क और आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज जितनी ज़्यादा हो सके गेन करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, देखिए, पहले तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए इस फील्ड को लेकर। और सबके अपने अपने ड्रीम एम होते हैं, तो इसीलिए एंकर जो बनना चाहता है, मैं उसके लिए बताना चाहूँगी कि उसको सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ के लिए काम करना पड़ेगा जो एक एंकर की होती है। तो एंकर की क्वालिटी के लिए उसको बेधड़क बोलना आना चाहिए। जो इस तरीके से आप किसी भी एक भी सब्जेक्ट को या फिर एक टॉपिक को किसी तरीके से भी डिस्क्राइब कर लें, तो उसके लिए आपको ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक, जिसे कहते हैं, इंस्टेंट माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी इंस्टेंट टॉपिक आ जाए तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी जनरल नॉलेज। आपकी अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए आपको जीके से रिलेटेड सभी चीज़ें आनी चाहिए, अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं के बारे में अवेयर होना चाहिए और आपकी क्या कुछ राइट्स है, सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। टोटली इसका मतलब है आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको बोलना आना चाहिए। आपकी वॉइस जो हो, उसकी पिच जो थोड़ी सी हाई हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं गला फाड़ने वाली आवाज़ हो, मैं चाहती हूँ कि जो भी हो तो उसकी आवाज़ इस लेवल की हो कि किसी के आगे भी रखी जाए, सुनाई जाए, तो वो पूरी तरह से ऑडिबल हो। तो सबसे पहले ये चीज़, और क्लियर हो और आपके वर्ड्स एकदम क्लियर हो, क्योंकि हमारा काम जो होता है, एक एंकर का जो काम होता है, वो ये होता है कि वो कोई भी चीज़ अगर जनता की बात सुनता है, समझता है, तो वो पहले खुद समझता है, उसके बाद उसे जनता को समझानी चाहिए। तो मतलब कितना भी कुछ हार्ड टॉपिक हो या फिर कुछ हार्ड पॉइंट हो, उसको जनता को किस तरीके से ईजी वे में समझाना है, वो एक एंकर की मस्ट क्वालिटी होती है। इसी के साथ साथ कई लोगों का ये भी सवाल था कि हाइट इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में एंकर के लिए या फिर फेस का, कुछ ऐसा कई सवाल थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। एक इनर कॉन्फिडेंस के लिए आप इस चीज़ को मस्ट ध्यान रखें। अगर आप भी कहीं पर भी जाना चाहें, कहीं पे भी जाते हैं, तो आप थोड़ा गुड लुक्स में रहते हैं। ये अगर आप एंकरिंग के लिए टीवी के आगे आएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आजकल मेकअप का कमाल है। और नेक्स्ट थिंग, जो हाइट की बात थी, ऐसा हाइट वाइट का कुछ मैटर नहीं करता। तो इसलिए आप फ्री माइंडेड रहें कि अगर आप इस चीज़ को लेकर अपने अंदर डर बिठाए बैठे हैं कि मैं 5 फुट की हूँ, 4 फुट की हूँ, तो मैं नहीं एंकरिंग कर सकती, तो ये वाला मन अपने आप से हटा लें। बिकॉज इस फील्ड में मेन जो है वो क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, टैलेंट मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ना कि हाइट, कलर या फिर कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या लड़कियों के लिए रिपोर्टिंग फील्ड या एंकरिंग फील्ड या फिर मास कम्युनिकेशन पूरा फील्ड सेफ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक लड़की हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए फील्ड सेफ है या नहीं है। तो आप इस चीज़ को अगर सोच रही हैं तो ऐसा कुछ ना सोचिए, अपने आप को बोल्ड बनाएं। अगर लड़कियां कुछ चाहती हैं करना, तो आजकल तो कोई भी पीछे नहीं हटता। तो इसीलिए इस फील्ड में भी लड़कियों की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी लड़कों की है। सो ऑब्वियसली अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में और ये चीज़ सोच के अगर पीछे हो रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगी कि ऐसा कुछ बिल्कुल ना सोचें और अपने दिमाग से ये चीज़ पूरी हटा ले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रिपोर्टिंग फील्ड में कई लोगों का मानना था कि रिपोर्टिंग के टाइम पर लड़कियाँ
जो है वो सेफ नहीं होती। तो ये बहुत ही बड़ा एक जिसे कहेंगे डिलेमा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिपोर्टिंग और एंकरिंग और जितनी भी डेस्क जॉब होते हैं सबके लिए लड़कियां सेफ हैं, बट फील्ड पे काम किया है, रात रात तक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है, कुछ चैनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इससे रिलेटेड आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिपोर्टर की क्वालिटी भी एंकर से सिमिलर ही होती है, पर एंकर से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रिपोर्टर को होना चाहिए। रिपोर्टर के पास वास्ट नॉलेज होनी चाहिए एरिया की, रीजन की, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की, उसको हर टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। और कई रिपोर्टर्स होते हैं जो बीट पर काम करते हैं, पॉलिटिकल, क्राइम या फिर जिस भी फील्ड पे काम करते हैं, तो उनको पूरी उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बॉलीवुड की चाहते हैं कि मैं किसी बॉलीवुड के बीट पर काम करूँ, तो आपको बॉलीवुड की A to Z नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर क्राइम में, तो क्राइम से रिलेटेड आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तब भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन ये वाला डिलेमा अपने मन से हटा ले कि लड़कियों के लिए कि मास कम्युनिकेशन का स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मास कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि मास लेवल पर किसी को कम्युनिकेट करना। तो मास लेवल पर अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली ऐसे आपको लोगों का ज़रूरत पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप के लिए, क्योंकि अगर मास लेवल पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी पहुंचाना है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है। मास कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो ये सबसे अच्छा फील्ड है, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मास कम्युनिकेशनिटीज़ होती हैं आपके लिए, अगर आप रेडियो में जाना चाहते हैं या फिर टेलीविज़न में जाना चाहते हैं या फिर आप पोर्टल में जाना चाहते हैं, वेब एरिया में जाते हैं, कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं, PRO में जाना चाहते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आप काउंटलेस जिसे कहेंगे काउंटलेस जॉब्स होती हैं अगर आप मास कम्युनिकेशन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी और काम करते हैं या फिर कोई भी और कोर्स करते हैं, BC हो गया, BBA हो गया, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्टिव जॉब्स होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव एरियाज होते हैं कि आप इस एरिया से बाहर कुछ काम नहीं कर सकते। पर मास कम्युनिकेशन जो करता है वो कुछ भी कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, एनिमेशन कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है। और इसमें आजकल सबसे मेन चीज़ें जो चल रही हैं, आजकल सबको सोशल हैंडलर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इवेंट मैनेजिंग के लिए चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है कि अगर कोई भी चाहता है इस काम को करना या फिर इस मास कम्युनिकेशन कोर्स को करना, तो मैं आपको खुद अपनी पर्सनल राय देना चाहूँगी कि ज़रूर करो। आप स्ट्रगलिंग एरिया में हूँ तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ। लोगों के मन में एक और सवाल था कि एक रिपोर्टर और एक एंकर की सैलरी क्या कुछ होती है। सैलरी तो सबके अंदर सबसे पहले यही सवाल आता है, कितनी पेमेंट मिलेगी, बता दो हमें, फिर उस हिसाब से ही हम इस जॉब को अप्लाई करेंगे। तो ऐसा कुछ मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक एंकर को इतना ही सैलरी मिलेगा या फिर इतना रिपोर्टर को इतना ही मिलेगा, कैमरामैन को इतना और एडिटर को इतना, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रोथ में है, कितनी ग्रो कर रही है या फिर क्या कुछ उसका स्टेटस है। उस हिसाब से उस एंकर की एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने सैलरी के काबिल है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे उस 4-5 साल के हिसाब से पैसा मिलेगा, और जो फ्रेशर है उसको उस हिसाब से मिलेगा पैसा। तो सब कुछ इस फील्ड में जो मैटर करता है वो करता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में ही सब कुछ समझ आता है कि उस पर कितनी नॉलेज है, उसको कितना ज़्यादा इस फील्ड के बारे में पता है और क्या कुछ उसमें होता है, वो पहले से इस चीज़ को जानता है। तो उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वरना जो फ्रेशर होगा उसको पूरा बेसिक से लेकर पूरा उसके स्टेटस सब बताने पड़ेंगे। और जो एक्सपीरियंस होता है तो उसको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता, वो पहले से ही फुल्ली नॉलेजेबल होता है। तो इसलिए जो पहले से एक्सपीरियंस होगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जिसको नहीं होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि मास कम्युनिकेशन और ख़ासकर एंकर या फिर किसी भी रिपोर्टिंग के लिए जब आप जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपको बनाना पड़ता है बड़ा सा CV, जिसमें आपकी फुल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो उसी क्वालिटीज़ में सबसे बेसिक जो क्वालिटी एक इंटरव्यूअर जिसे कहेंगे जो इंटरव्यू लेता है वो क्या कुछ नोटिस करता है, वो सबसे पहले देखेगा आपका एक्सपीरियंस, दूसरा आपका देखेगा क्वालिफिकेशन, तीसरी चीज़ आपकी देखेगा स्किल्स।
स्किल्स में मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि स्किल्स में आपको रीडिंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको होनी चाहिए टाइपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस। मंगल फॉन्ट में आपको जो है टाइपिंग बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें स्क्रिप्टिंग से लेकर A to Z जितने भी काम होते हैं वो हिंदी में होता है, तो आपकी टाइपिंग जो हो वो बेस्ट हो। इसी के साथ साथ आपको होना चाहिए कैमरा फेसिंग की बहुत अच्छी जिसे कहेंगे एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो आपको उस इंटरव्यू में आपका रिज्यूम जो है वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है कि आप पूरी तरह से ड्रेसअप जो है वो ऑफिशियली हो, ना कि कुछ छपरी स्टाइल जैसे के लिए गए। तो आपसे वो कई तरह के सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ लेंगे, आपका लोकेशन एरिया वेरिया पूछ लेंगे कि आपको कंफर्टेबल रहोगे अगर हम आपको जॉब के लिए बुला लें। ये सब क्वेश्चन तभी पूछे जाएंगे जब आपका रिज्यूम बिल्कुल साफ और सुथरा क्लियर सब कुछ डिपिक्ट कर रहा हो। फिर इसके बाद जब इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको पूरी मल्टीपल नॉलेज, मास नॉलेज होनी चाहिए। हर फील्ड की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पर जो आपका अपनी बीट है उसकी आपको उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे आपने पॉलिटिकल बोला, तो हाँ मुझे पॉलिटिक्स की है नॉलेज, बट मेरे को अदर जितने भी बीट्स होती हैं उसकी भी मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, आप ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पॉलिटिकल से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, जैसे आपका पीएम, या फिर आपकी बेसिक पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे इंडिया के पीएम कौन है और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है और नया नया इससे पहले राष्ट्रपति कौन था, वो सो सारा आपसे पहले ही पूछ लेंगे। होता है प्रैक्टिकल इंटरव्यू। एंकर और रिपोर्टिंग या फिर एडिटर के लिए एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है कि यू आर कैपेबल फॉर द एंकर इंटरव्यू और अदरवाइज यू आर कैपेबल फॉर रिपोर्टर और फॉर नॉट। तो फोनो आता है, अगर आपने बोला ना नहीं आता तो आपने क्या करा 5 साल। अपनी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक एंकर की इंटरव्यू में अपॉइंट करने से पहले, तो ये सब चीज़ें अपनी क्लियर की जाएँ। साथ ही साथ अपनी मतलब लैंग्वेज को भी कंट्रोल करके अपने पिच को और अपने जितने के आइडियाज़ जीके वगैरह इसको फुल्ली प्रिपेयर होके जाएं कि किस तरीके से फ़ोन होता है, किस तरीके से बीच में ब्रेकिंग दी जाती है, किस तरीके से रिपोर्टर को कनेक्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं इसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाएगा। और तब आपको मेरी याद ज़रूर आएगी कि हाँ निशी भाटिया ने बताया था कि ये चीज़ें आनी चाहिए और ये आई और मैंने नहीं करी, उप्स। तो ऐसा कुछ ना होने दे कि उप्स मोमेंट आपका उस टाइम बन जाए, आपको कुछ ना है इतना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और जितने भी आपके और भी कई सारे सवाल होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर मेरे FB पेज में, या फिर मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। मैं सब जगह आपके कमेंट्स की इंतज़ार करूँगी, और जिस तरीके से आप कमेंट देंगे मैं उस हिसाब से फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो या फिर इस वीडियो का जो पार्ट बनेगा तो उसमें भी बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ रहेगा वो बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, और होप करती हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलें। तब तक के लिए नमस्कार।